उत्तराखंड में 24 के चुनावी दंगल से पहले सरकार ने एक बार फिर मदरसों का मुद्दा छेड़ दिया है। राज्य सरकार मदरसों की जांच कराने जा रही है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने 3 सदस्यीय विभागीय कमेटी बना दी है। कमेटी 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। जांच में देखा जाएगा कि मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है या नहीं। मानकों के अनुरूप शिक्षकों की संख्या और वेतन की भी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 419 में से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है। जांच कमेटी देखेगी कि सरकारी मदद का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। जो मदरसों की 1 महीने के अंदर मुझे जांच रिपोर्ट देंगे, मैं उन जो बोगस मदरसे हैं उनको मैं बंद करूंगा और जो अच्छे मदरसे जो 1 से 8 तक चल रहे हैं, जिनकी हमारी सरकारी मान्यता होगी, मैं इनको हाईटेक बनाऊंगा। यहाँ पर मदरसा को हम आगे लाएंगे, ये आज मैंने निर्णय लिया है। यद्यपि 1 महीने पहले सभी जिलाधिकारियों को इनकी जांच के लिए निर्देश दिया है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अलग से ब्लॉक में कक्ष दिलाऊंगा, उनको एक सहायक दिलाएंगे और उनको एक कंप्यूटर भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये प्रस्ताव मैंने आज विभाग से मंगवा दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी मदरसों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिए थे। हालांकि सरकार को किसी भी जिले से रिपोर्ट नहीं मिली। वहीं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने साफ कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा, जबकि शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8वीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से मदरसों की जांच के लिए जा रहे निर्णयों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के विकास के लिए अगर कुछ होता, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन समय और जो तय किया गया समय है, जिस समय निर्णय लिए जा रहे हैं, उस समय को देख के शंका पैदा होती है। सिर्फ इनकी मंशा चुनाव के टाइम याद आती है, बाकी सब ये भूल जाते हैं। और अब आने वाला 24 आ रहा है ना, इसलिए ये हाईटेक कर रहे हैं। इससे पहले हाईटेक क्यों नहीं किए इन्होंने, जब 24 से पहले? अब क्या नाम है, जो ये हाईटेक हमें इनके बिल्कुल नहीं चाहिए और हम इस समर्थन में नहीं है। और हम जो है अपने सर्वे समाज से मदरसे चलाने में सक्षम है और उनमें सर्वे समाज की बात होती है और जो है हम हाईटेक इनके नहीं चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले उत्तराखंड में मदरसों की जांच पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सरकार का दावा है कि मदरसों को हाईटेक बनाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार को चुनाव से पहले ही मदरसों की चिंता होती है? आखिर क्यों सरकार को मदरसों की ही जांच करनी है? क्या मदरसों के बहाने सरकार वोटर्स को लुभाना चाहती है? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। चलिए, सवाल कुल मिलाकर बड़ा है कि आखिर इससे पहले सरकार को सुध क्यों नहीं आई कि मदरसों को हाईटेक किया जाना चाहिए था, और अब चुनाव से ठीक पहले मदरसों की याद आ रही है। और इसी को लेकर विपक्ष है वो भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष और अल्पसंख्यक साथ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। सुनीता विद्यार्थी हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मनीष कंडवाल हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अमरिंदर बिष्ट आम आदमी पार्टी से हैं प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई अगर देखा जाए सुनीता जी, तो सवाल बड़ा है कि अब चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज होती नजर आ रही हैं और चुनाव से ठीक पहले मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है। जी सुनीता जी अनम्यूट करिएगा। जी अनम्यूट है। आपको आवाज आ रही है? जी सुनीता जी। हाँ जी।
देखिए, ऐसा है सोनी जी कि राज्य सरकार लगातार जो है, चाहे अल्पसंख्यक की वर्ग की बात है या समाज कल्याण विभाग के और भी कई कार्य होते हैं, सभी कार्यों को लेकर सरकार सजगता से काम कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले भी बहुत सारे ऐसे मदरसों की बात आई थी और उन पे कार्यवाही भी हुई थी जो मानकों के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं, या जहां पे मानकों के विपरीत जाके जो मदरसों को चलाया जा रहा है। तो ये उस टाइम पे भी कार्यवाही हुई थी और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी साफ स्पष्ट किया था कि अगर इस तरीके के कोई आंकड़े हैं तो हम आपको पूरा कॉपरेट करेंगे। हमारे सभी उन्होंने ही मदरसों की बात इवन सबसे पहले रखी थी और तमाम चीजों को डिस्कस किया था। तो जहां तक राज्य सरकार का मैटर है, राज्य सरकार देखिए, श्री रामदास मंत्री जी जो हमारे हैं, उन्होंने अभी 3 सदस्यीय विभागीय कमेटी के थ्रू एक तो उनका डेटा लेने की बात कही है जो मानकों के अनुरूप मदरसे नहीं चलाए जा रहे हैं। दूसरा, हमारी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग जितने भी मदरसे जो सरकार के नियमों के अनुरूप चलाए जा रहे हैं उनको हम लोग अच्छी शिक्षा, बेहतर सुविधाएं देने का काम करें। तो ये तो पहले भी किया जा सकता था। अगर 2017 की बात करें, जब हरीश रावत थे सत्ता में, तब भी मदरसों की जो हालत थी और आज में क्या डिफरेंस आया है। साथ ही सरकार ने हालांकि इससे पहले भी कहा रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, प्रशासनिक स्तर शासन को रिपोर्ट नहीं मिल पाई। तो आप फिर से एक बार मदरसों पर क्यों इस तरीके की जांच पड़ताल और उनको हाईटेक बनाने की कवायद। तो इसी को लेकर अब विपक्ष जो है वो भी सवाल उठा रहा है। हमारे साथ और भी मेहमान, सुनीता जी वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन और भी मेहमान हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ठीक चुनाव से पहले क्या अब जो प्रदेश सरकार है उसके पास क्या कोई मुद्दा नहीं बचा है, यही एक मुद्दा है कि मदरसों को हाईटेक बनाया जाए। मनीष कंडवाल जी, मनीष कंडवाल जी, अनम्यूट करिएगा। देखिए, निश्चित रूप से जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी रही है ना कि जो बड़े साहेब हैं, अब छोटे साहेब भी जो है, जब ये सवाल खड़े होने लग गए कि युवा सड़क पे निकल के आ गया, उन पे लाठीचार्ज करा जा रहा है, युवा कह रहा है कि पेपर लीक की जांच करो, हमारे को नौकरी दो, तो इनके पास छुपने के लिए इनका बिल्कुल वेल टेस्टेड फॉर्मूला है। मदरसों के पीछे भागो, मस्जिदों के पीछे भागो, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाओ, इनका बिल्कुल वेल टेस्टेड फॉर्मूला है आरएसएस का। ये उस पर निकल पड़े आगे को, चुनाव की तैयारी इनकी शुरू हो गई है। इसको आप चुनाव की तैयारी का पार्ट मानिए। ये कभी भी रोजगार, महंगाई, इन चीजों पे बात नहीं करेंगे। जोशीमठ के आपदा आए हुए कितना समय हो गया, जोशीमठ में अब आंदोलन शुरू हो गए क्योंकि उनके हकों की बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए निश्चित रूप से छोटे साहिब जो है, हमारे जो उत्तराखंड के साहिब हैं, वो उत्तराखंड के साहिब जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है इन चीजों के पीछे भागेंगे, क्योंकि इन्हीं से अपनी ये लोग जान बचा सकते हैं, इसी से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं और इन्हीं वजहों से इसी से इनको वोट, इनको उम्मीद रहती है वोट मिलेगा। ठीक है, आपने 2 बार जीत हासिल कर ली शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करके, पर निश्चित रूप से भारत का समाज जो है वो अब आपकी खोखली बातों में नहीं आने वाला है और आपको अब की बार भारत का समाज बताएगा कि आप लोगों के ड्रामों से, आप लोगों के हरियाली आंसुओं से वो कितना अजीज आ चुका है। आप लोग निश्चित हारेंगे, परंतु आप लोगों को आज की डेट में उत्तराखंड के लोगों को जवाब देना चाहिए कि जोशीमठ के जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के लिए आपने पिछले 1 महीने में क्या किया, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो रोजगार, जो बिल्कुल रोजगार समाप्त हो गया उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो कल परसों आपने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं जिस तरीके से, वो किसके आदेश पर बरसाई गई हैं और किसका कौन सा आदेश, उसका आदेश किसने दिया। इस प्रकार से अगर आप उत्तराखंड के बच्चों को पीटेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष आपसे सवाल करेगा, आपसे सवाल करेगा तो आप मंदिर मस्जिद के पीछे छुपेंगे। सब लोगों को मालूम है, सारे पैनलिस्टों को मालूम है। चलिए, कुल मिलाकर मनीष जी, आप ये बात मानते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है मौजूदा सरकार के पास, बेरोजगारी और महंगाई, रोजगार और गरीबी और पलायन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अब मदरसों को हाईटेक करने की बात की जा रही है और इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमरिंदर बिष्ट जी, आपके पास आएंगे। आपका क्या नजरिया है, क्या वाकई लगता है कि अब सरकार के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है? वोटर्स को लुभाने का एक तरीका है ये वोटर को लुभाने का तरीका नहीं है, ये वोटर को डराने का तरीका है। और पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब ये मदरसों का के जिन्न को बाहर निकालते हैं। इससे पहले भी
मुझे जितना याद आ रहा है तकरीबन अगस्त या सितंबर के महीने की बात है, और धामी जी ने तब भी मदरसों को लेकर के बातचीत की थी, और सिर्फ बातचीत ही की थी, उसको लेकर के कोई उनके उत्थान के लिए उन्होंने कुछ किया हो ऐसा धरातल पर दिखा नहीं। और अभी आपके चैनल पर ही मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी चंदन राम दास जी को सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि हमने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई थी, लेकिन जिलाधिकारियों ने भी इसमें उनको रिपोर्ट दी नहीं, लिहाजा उनको अब विभागीय स्तर पर कमेटी का गठन करना पड़ रहा है। तो अब बताइए कि मंत्री जो है जिलों से जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और वो इनको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के चूंकि अब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आने वाले चुनाव को लेकर के कुछ मदरसों को लेकर के कुछ बातचीत की जाए, तो ये बिल्कुल चुनावी इसके एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश है कि एक तरफ ये दिखाना चाहते हैं कि हम मदरसों को लेकर के कुछ बेहतर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से उन्होंने जो कहा चंदन राम दास जी ने कि हम जांच करवाना चाहते हैं, बहुत सारे मदरसे जो है वो अवैध रूप से भी चल रहे हैं, तो एक भय का वातावरण भी साथ साथ में बनाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा को लेकर के अगर वास्तव में इनकी चिंता है भय तो का वातावरण तो आज क्या भी उत्तराखंड के भय से वोटर्स का रुझान उस तरफ चला जाएगा? नहीं, देखिए जैसा मनीष खंडवाल जी ने कहा कि किस तरीके से ये धार्मिक आधार पर इस तरीके की बातचीत कर देते हैं जिससे एक बड़ा वर्ग इनके पक्ष में खड़ा हो जाए। तो खुल करके अगर इस बात को कहूं तो ये हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और एक भय को लेकर के जो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारे मदरसे जो है वो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनकी जांच कराना चाहते हैं, उन पर उनको बंद करवाना चाहते हैं, जैसा मंत्री जी ने कहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा एक राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अभी प्रदेश के भीतर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है नौजवानों की नौकरी को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के कुछ लोग जेल में हैं, कुछ कचहरी परिसर में संघर्ष कर रहे हैं। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के स्टंट जो है हमारे जो है हैंडसम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी चलिए, इसे आप राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं। थपलियाल जी, क्या ये वाकई राजनीतिक स्टंट है? एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। देखो, मैं पहले भी कहता आया हूं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, और ये अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इनके पास जो अंधभक्तों की एक बड़ी भारी टीम उत्तराखंड में मौजूद है, जो इनकी मूल ताकत है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व का कार्ड चला रहे थे वो अब उस बाबा ने ले लिया अपने हाथ में, और मोदी जी का प्रॉक्सिमिटी से दूर हो गया। तो अब गुजरात का हिंदुत्व और उत्तराखंड का हिंदुत्व की डबल इंजन का हिंदुत्व चल रहा है, और उसके तहत जो ये यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भय पैदा कर, बिल्कुल सही निशाना मारा उन्होंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है, और वो जानती है कि भय बिन होए न प्रीति, और वही भय क्रिएट करके ये जो बेचारे एकदम नादान लड़के जो कर रहे हैं इस समय, और जो भय उनके बीच में इन्होंने क्रिएट किया हुआ है उसका मैं साक्षी हूं। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के बीच में भय पैदा कर रहे हैं। इन्होंने कोई हिंदू राज्य नहीं बनाना इसको। ये बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पे डेमोग्राफी खराब हो रही है, हम यहाँ पे ये सारा ये खेल जो खेल रहे हैं, और उसमें जो जनता को बच्चे की तरह खिला रहे हैं, वो दुर्भाग्य है। राजनीति को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति को विकास की जो संसाधन हैं उनको बढ़ाते हुए रोजगार, महंगाई पे नियंत्रण देना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य जनता को देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो मजे, इनका तो इतने मजे आ चुके हैं कि जनता खाम में इनको वोट दे रही है। वैसे ही वोट दे रही है जैसे डोईवाला के जंगल में बंदर बैठे रहते हैं और
मुसाफिर उनको केले फेंकते रहते हैं। इसी तरह से रेल देखकर पूरे देश में इनके पास उत्तराखंड बचा हुआ है, और उत्तराखंड में मैं देख रहा हूं, मैं राजनीतिक दलों को कह भी रहा हूं कि भाई इनको हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये इतने बड़े ताकतवर हैं उत्तराखंड में कि इन लोगों ने जिस तरह से एक ऐसा दरिंदगी की कि बच्चों पे जो लाठियां चार्ज करके, और जिस तरह से वहां पे बच्चे बैठे। थपलियाल जी, मदरसे को हाईटेक करने की जो बात की जा रही है, तो मदरसा के जो हैं कुछ वर्ग ऐसा है जो इस बात का समर्थन भी कर रहा है कि नहीं मदरसों को हाईटेक किया जाना चाहिए। देखिए मैडम, जब उत्तर प्रदेश इनके हाथ में आया था, इन्होंने कसाई घर सब, क्योंकि देखिए जो कसाई है उत्तर प्रदेश का, ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 लीड पॉइंट है कि जहां पे हम गौ मांस का निर्यात करते रहे हैं। लेकिन वहां इन्होंने जनता को दिखाने के लिए कहा कि हम कसाई हाउस बंद कर रहे हैं। फिर इन्होंने कसाईयों को अपनी लाइन में लगाया, फिर अपने बनाया उन्होंने। उनका जिनका कांग्रेस की तरफ रवैया था, जिनका दूसरी पार्टी की तरफ रुख था, वो खत्म किया। इसी तरह से यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग, जो मदरसे वाले मुस्लिम, जो कोई कांग्रेसी होगा, पता करते ही तो बहुत धूर्त राजनीति के सबसे बड़े झंडा वर्धक हैं। ये तो पता करेंगे कौन मदरसा कांग्रेस समर्थक है, कौन मदरसा सपा बसपा समर्थक है, और उनकी कमर तोड़ते हुए अपनी भाजपा समर्थक मुसलमानों की एक टीम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें ये सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और हम लोग नहीं समझ पा रहे इनके इस गंदे खेल को। जिस दिन उत्तराखंड के लोग समझ जाएंगे कि हिंदुत्व इनका कुछ नहीं है, ये तो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। थपलियाल जी, कुल मिलाकर आपका यही मानना है कि कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए। हमारे साथ मोहम्मद आदिल हैं, मुस्लिम समुदाय के, वो भी जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये वाकई क्या एक राजनीतिक स्टंट है, एक तीर से दो निशाने लगाने का ये प्रयास है, महज वोटर्स को लुभाने के लिए मदरसे को हाईटेक करने की बात की जा रही है, या वाकई ठीक करना चाहती है सरकार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और जाहिर सी बात है हम चर्चा कर रहे हैं कि मदरसों को हाईटेक करने की बात सरकार कर रही है। वाकई ये अगर वोटर्स को रिझाने का मसला है तो भी विपक्ष इस पर हावी होता नजर आ रहा है, और साथ ही वाकई अगर मदरसों को हाईटेक करना था तो ये कोशिश पहले से ही की जानी चाहिए थी। जैसा कि पहले सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि रिपोर्ट जो है मदरसों की हालत की रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से नहीं सौंपी गई। इस पर भी एक सवालिया निशान लगता है। अब ठीक चुनाव से पहले मदरसों की याद आ रही है, यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे तमाम, पलायन जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को बात करनी चाहिए, इस पर जिक्र करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनसे परे एक नई बात निकलकर सामने आ रही है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, गौरव कुमार जो राज्य प्रमुख शिवसेना के हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। मोहम्मद आदिल जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए उत्तराखंड में किस हाल में है मदरसे, बीजेपी सरकार को अब सर्वे कराने की सूझी है। आदिल जी, आदिल जी अनम्यूट करिएगा। चलिए, हमारे साथ शिवसेना, अनम्यूट करिएगा आदिल जी। आदिल जी अनम्यूट करिएगा। उत्तराखंड में किस हाल में है मदरसे, अब इसकी सुध आई है सरकार को। आदिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, दर्शक सुन पा रहे हैं आपको। जी जी, ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये अल्पसंख्यक इनके याद आया है, ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं, और बाकी कुछ नहीं करते हैं। और इसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने कई घोषणाएं की थी लास्ट में आके जबरेटा विधानसभा में। और मंडी शुल्क का जो 2.5% है यूपी में, वो 1.5% यूपी में है और 2.5% यहाँ है उत्तराखंड में है।
ये हमारा प्रतिनिधि मंडल एक माननीय विधायक वीरेंद्र जाती जी के साथ मिला था जी गन्ना बकाया भुगतान को लेकर, गन्ना के पेमेंट को लेकर जी और गन्ने के मूल्य को लेकर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो है अब यूपी सरकार जब निकालेगी, जब हम निकाल लेंगे, जब तुम यूपी सरकार पे चलते हो तो तुम मंडी शुल्क ऐसा क्यों कर रखा है तुमने 1.5% में, यहाँ 2.5% है। अब ये जो है सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और ये अल्पसंख्यक इनके समाज याद आ रहा है जब ये इलेक्शन आ रहे हैं, सिर्फ ये दिमाग भटकाने वाली बात है। अभी भविष्य खराब किए लोगों के इन्होंने, जो इतने पेपर लीक नहीं हुए ये पेपर नहीं है, ये फेल होने वाली है। ये सरकार अपनी नाकामी बता रही है कि हम फेल हो चुके हैं। आदिल जी, हालांकि आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं इस बात का कि मदरसों को हाईटेक किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या वाकई मदरसों की जो हालत है, मदरसे क्या परोस रहे हैं, इस पर इस बात का जिक्र इस टाइम पर, और वाकई हाईटेक करने की जरूरत है अगर जमीनी स्तर पर बात करें? कभी ये हाईटेक कराते हैं, कभी इनकी जांच कराते हैं, ये समझते पर है मामला क्या मामला है। केंद्र सरकार ने टारगेट कर नहीं, दिया, जरूरत है क्या, जरूरत है क्या? आदिल जी आपसे जानना चाहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इन्होंने जांच कराई थी, वो भी क्लियर हो गया था। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ जुमलेबाजी बची है। अब आने वाला वक्त 24, उसकी तैयारी चल रही है इनकी। जी, कुल मिलाकर वोटर्स को रिझाने का प्रयास ऐसा, और इसी को लेकर विपक्ष बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है, टाइमिंग को लेकर। जो टाइमिंग है, ऐसे समय पर जो सरकार का मदरसों को हाईटेक करने की बात निकलकर सामने आ रही है, इस पर जो विपक्ष है वो इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है। अल्पसंख्यक भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना प्रमुख भी हैं, गौरव कुमार जी। गौरव कुमार जी, अब मुद्दा क्या मान लिया जाए, सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से पलायन हो रहा है, इससे परे एक मुद्दा निकलकर सामने आ गया है मदरसों को हाईटेक करने का, या वाकई हाईटेक बनाना चाहती है मदरसों को? मैं सबसे पहले तो अभी अपने सभी लोगों को जो है नमस्कार करता हूं, जो भी साथी लोग बैठे हैं, और सबको मेरी तरफ से प्रणाम। बहुत अच्छा मुद्दा आपके द्वारा। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, दर्शक सुन पा रहे हैं आपको। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और ये बहुत अच्छा एक स्वागत योग्य आपका जो डिबेट है। लेकिन मैं आदिल भाई की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ जी। आप डबल बात हमेशा करते आए हैं। एक तरफ आप हिंदुओं को लुभाने के लिए जांच की बात करते हैं, मुस्लिमों को लुभाने के लिए हाईटेक। देखिए, मैं कह रहा हूं अगर हाईटेक कर रही है सरकार, बहुत अच्छी बात। बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो इस देश का भविष्य है, उसको शिक्षित होना चाहिए जी। अगर मदरसे हाईटेक हो रहे हैं, अगर सरकार की ये इच्छा चुनावी स्टंट नहीं है, तो वो स्वागत योग्य है, मैं उसका स्वागत करता हूँ जी। अगर वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी जगह हो, उस चीज की जांच होनी चाहिए। बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, वहां पे कोई कट्टरता सीखने नहीं जाते। गौरव जी, लेकिन सवाल ये है, ऐसा लगता है गौरव जी, सवाल ये है कि अभी चुनाव से ठीक पहले मदरसों की याद, इससे पहले भी हाईटेक कराने का जिक्र किया जा सकता था। हालांकि 2017 में जब हरीश रावत की सरकार थी, तभी मदरसों की क्या कुछ स्थिति रही, और तब से अब तक क्या बदलाव देखे होंगे आपने, तो इसका जिक्र पहले भी किया जा सकता था। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दे, पढ़ाई, दवाई, महंगाई, ये बहुत सारे मुद्दे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर है। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जब भी चुनाव आएगा तो सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, उस बात पर वोट मांगेंगे। आप मांगिए विकास के नाम पर वोट। अगर आपकी जो मानसिकता है, अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हैं ऐसा होना, तो आपको शुरू में करना चाहिए था। क्यों नहीं किया आपने शुरू में? लेकिन क्या है कि वोटरों, आप कहीं पे चुनाव, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखिए, आप कहीं के चुनाव देखिए, आप चुनाव से ठीक पूर्व इसी तरीके की बात करेंगे, इसी तरीके का माहौल बनाएंगे कि जैसे मदरसों के अंदर जो है अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही है, उसके अंदर से बच्चे निकलेंगे और वो हिंदुओं की कॉलोनी में जाएंगे, वहां जाके गोलियां चला देंगे। आप इस तरीके का भय व्याप्त करके हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और कर पा रहे हैं। आज जनता अभी तक तो बेवकूफ बन ही रही है, लेकिन देखते हैं कब तक जनता इन खोखले वादों से बेवकूफ बनती रहेगी, कब तक जो है आपको वोट देती रहेगी। लेकिन सच्चाई सामने आएगी, आज नहीं तो कल। जनता उन सब चीजों को समझ रही है। देखिए, सबसे पहले चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए रोटी जरूरी है, पेट जरूरी है। भूख हर इंसान को लगती है, और भूख का इलाज है रोटी, और रोटी आएगी पैसे से।
पैसा ही नहीं है इंसान के पास, वो क्या जाति की बात करेगा, क्या धर्म की बात करेगा, क्या मदरसों की बात करेगा, क्या मंदिरों की बात करेगा। तो सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी इन सब चीजों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ना कि इस तरीके का बवंडर करे। और इस तरीके से जो है बवंडर मचाना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से फितरत रही। ये आज नई चीज नहीं है, ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी सुनीता जी, मूलभूत आवश्यकताओं से भटक गई है सरकार। सुनीता जी, मूलभूत, मैं एक बात ऐड कर सकता हूँ जी? मुझे एक बात ऐड करनी छोटी सी। जी मनीष जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मंत्री जी को पहले तो ये कहना चाहिए कि वो ना अपने आप को हाईटेक करना चाहिए। उनकी स्थिति ये हो गई है कि जिले के डीएम भी अगर कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि शासन जो है हमारा कैसा चल रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले भी कई विभागों की मीटिंगें हो चुकी हैं जिसमें विभागीय मंत्री मौजूद ही नहीं है और सीधा सीएम साहब ने मीटिंग कर ली है। तो निश्चित रूप से जो मंत्री हैं ये आज की डेट में सफेद हाथी बन गए हैं और इन लोगों के पास में डीएम, विभागीय अधिकारी इन लोगों से संपर्क नहीं करते हैं, वो सीधा मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। जी सुनीता जी, इस बात का जवाब और साथ ही क्या वाकई मनीष जी बहुत सही बात आपने कही। ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है, ये एक सिंडिकेट चल रहा है, एक सिंडिकेट चल रहा है मुख्यमंत्री आवास से। और उस सिंडिकेट के तहत जो है 13 जिलों के डीएम, 13 जिलों के एसएसपी, 13 जिलों के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है। चलिए सुनीता जी, क्या वाकई मूलभूत सुविधाओं से भटक गई है सरकार? देखिए सोनी जी, ऐसा है, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप तो इनके होने ही है। इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लाया, हम सब गवाह हैं कि चुनाव पे इन्होंने किस तरीके से चुनावी स्टंट किया था। 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा आपको, आप उस अखबार का ऑफिस दिखा दीजिए कहाँ पे है। मुंह तोड़ जवाब दिया था। सुन लीजिए, नगद इनाम मिलेगा आपको। सुन लीजिए मनीष जी, पहले सुन लीजिए। राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस भली भांति जानती है और मुंह की खाती है। यहाँ पे कांग्रेस के 2-2 लोग बिठा के भी अगर वो अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो सीधी सी बात ये है कि ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। इनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। हमने पहले भी कहा, जब जैसी हमारी सरकार आई थी हमने तुरंत जो है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपने सोनी जी सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें बन गई थी जहाँ पे कभी कोई मुस्लिम कम्युनिटी रहती ही नहीं थी और ये खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद वहां पे स्वीकारा है कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत पुराने सालों से मुस्लिम लोग वहां पे अगर कहीं पे रहते हैं तो आराम से रह रहे हैं, बहुत सालों से मिलजुल कर सभी रहते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन के दौरान मस्जिदें बनी, ये अवैध मस्जिदों की बात हो रही है। यहाँ पे वैध मस्जिदें भी हैं, आएंगे आपके पास, वैध कम्युनिटी भी है। जो ये सब चीजें हमने क्या कहा, हमारी सरकार, देखिए हमने पहले भी कहा, पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। अवैध का तुम्हारे पे कागज है? अवैध मस्जिद का कहीं तुम्हारे पे कागज है? कोई तुम्हारे को पूछिए, तुम्हारे पास कोई वीडियोस है, फोटोज है? स्टेटमेंट दिया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो तो आप ही के भाई हैं, आप ही के उस्ताद हैं। उन्होंने क्या बोला, बात करना जानते हो और कुछ नहीं था कि रुड़की में पहले जांच कराए फिर इन्हें अटैक करे। हमारे मदरसे हैं यूपी के, उसमें जो मदरसे हैं वहां पे गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बात कही थी, तो आप बताइए वो किसी को तो सबसे बड़ी ठेस आपकी पहुंच रही है, आप अवैध मस्जिद बता रहे हैं। बोला एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने अध्यक्ष होने के नाते ये बात रखी और ये तमाम चीजें जो है, देखिए रिपोर्ट्स आई हमारे पास, हमने दोबारा उसकी जांच करवाई कि कहीं पे अगर ऐसा फिर आते हैं कार्रवाई होगी। और यहाँ पे गौरव जी ने जो बात यहाँ पे रखी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता है ये सब जनता जानती है। अब जनता आपकी ये जो फरेबी जुमले होते थे ना और जो आरोप होते थे उन पे जाने वाली नहीं है। आजकल जनता गूगल करती है, टिप्स पे लोगों जी, आज की तारीख में हर अपराध के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके का अपराध हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है। चुनाव तो हमेशा है, हमेशा पूरे भारत में कहीं ना कहीं चुनाव है। अभी आप देखिए वो युवा बेचारे जेल में चले गए और उनको जो जेल पहुंचाने वाला वो संजय आपका धारीवाल, वो फरार हो गया। वाह भाई वाह, क्या सिस्टम। यहाँ पे गलत गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, खत्म। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल रहा है, हर उस अपराध के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हमारी इंट्रोड्यूस हुई है, उसके माध्यम से हमने हर जिले में
हर जनपद में हमने ये बात जिला योजना के माध्यम से रखी थी और प्रत्येक ब्लॉक में हमने ये कहा था कि अगर कहीं पे इस तरीके की अवैध चीजें हैं तो आप सामने लाइए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। और हाईटेक की जहां तक बात है, देखिए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत हर बच्चे को अधिकार है कि वो एक अच्छी शिक्षा ले, अच्छी सुविधाएं उसको अच्छी बात है सुनीता जी, अच्छी बात है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी इश्यूज है ना, टाइमिंग को लेकर जो इश्यूज उठ रहे हैं उसका क्या करें? इससे चुनाव से पहले क्यों नहीं सरकार को याद आई, ये भी तो बड़ा सवाल है। इससे पहले भी तो मदरसों की जो स्थिति है उसे बेहतर किया जा सकता था। मनीष जी, मुद्दे पे राजनीति मत कीजिए, बहुत मुद्दे हैं आपके पास। मनीष जी जी, जिन मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है सिर्फ उनकी ही जांच होगी या गैर सहायता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी भी जांच कराई जाएगी? सुनीता जी, इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सरकार के मत से जो मदरसे चल रहे हैं हमने उनको हाईटेक करने की बात कही है जी। और हमने ये साफ तरीके से किया है कि एनईपी के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का हक है अच्छी शिक्षा लेना। और आज हमें बड़ी खुशी होती है जब हम सुनते हैं कि रहमान भाई जज बन गए, हमारी कोई बहन जो है वो फलानी फील्ड में जो है नंबर 1 पे आई है, बहुत खुशी होती है। आज के बच्चे इतने बड़े बड़े कमीशन फाइट कर रहे हैं, क्रैक्स कर रहे हैं, वो हर धर्म के बच्चे हैं। हर धर्म के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक ये जो रोटियां सेंकते हैं और उन बच्चों के फ्यूचर से खेलते हैं, ये सोचते हैं कि जिस ढर्रे से हमारी जिंदगी बीत गई आगे भी यही चले। और लोगों को नफरत सिखाओ, लोगों को अच्छी शिक्षा मत दो, लोगों को ये बताओ कि ये धर्म ये सब चीजें, हम तो कहते हैं खत्म करिए ये सब चीजें, ये आप लोग तुष्टीकरण तो कैसे चलेगी भारतीय जनता पार्टी की दुकान, कैसे चलेगी अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो? सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी की दुकान ही इसी बात से चलती है, इन्हीं नफरतों से चलती है। मनीष जी, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, शिवसेना को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कब कैसे पलटू बनते हैं वो सबके सामने है। आप पलटने का काम आपका है, महबूबा के साथ आप सरकार बनाते हैं, दूसरे लोगों के साथ आप सरकार बनाते हैं, हमारा काम नहीं, हम तो छाती ठोक के बोलते हैं उस बात के लिए। आरोप और प्रत्यारोप के बीच अगर आम जनता के नजरिए से देखा जाए तो आम जनता के लिए क्या अहम है ये सरकार को सोचना है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, भुखमरी एक बड़ा मुद्दा है, लोग वहां पर पलायन कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, तो इस पर बात की जानी चाहिए। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, पेपर लीक गैंग के जो लोग हैं ना, वो आज शिक्षा पे बता रहे कि शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो पेपर लीक गैंग वाले लोग समझा रहे हैं हम लोगों को, कांग्रेस की हमारे बनाए हुए स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ के, हमारे बनाए हुए स्कूलों कॉलेजों में पढ़ के बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे हैं। आपने कोई एक स्कूल कॉलेज बनाया उत्तराखंड के अंदर? आपने कोई एक स्कूल कॉलेज बनाया उत्तराखंड के अंदर नया? आपने स्कूल कॉलेज बनाया उत्तराखंड के अंदर नया? शिक्षा पर आप इतने बड़े आपने आपको भी वो बन के बता रहे हैं, कौन सा बनाया? सरकारी नया कॉलेज आपने कौन सा बनाया? वहाँ पे बनाया। चलिए पहले मनीष जी को सुन लीजिए, सुनीता जी इसके बाद जवाब दीजिएगा, ऐसे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। 6 साल में कोई कॉलेज बनाया, कोई स्कूल बनाया, 9 साल में इनकी भारत सरकार है यहाँ पे, 9 साल में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बनाया हो तो उसका नाम बताएं। उसके बाद बताइए कि दूसरी पार्टी होगी आप शिक्षा पर राजनीति करते हैं। पेपर लीक गैंग के सारे मेंबर आपकी पार्टी के लोग हैं और उसके बाद आप हम लोगों को समझाते हैं कि शिक्षा पर राजनीति मत करिए। इसलिए ये दोगला चरित्र जो है ना जनता समझ चुकी है। मनीष जी, अगर कोई भी व्यक्ति भाजपा का होगा तो हम आपकी तरह घोटालों को छिपाएंगे नहीं, हम घसीट के उसको सलाखों के पीछे रखेंगे। सलाखों के पीछे कोई नहीं है। पीसी थपलियाल जी, सरकार की मंशा क्या है? मदरसों को हाईटेक करने की बात कर रही है सरकार। आगम बाहर है, देखिए मैडम, आगम बाहर है उत्तराखंड। मनीष जी, सुनीता जी, हाकम बाहर नहीं है, एक केस में हाकम बाहर है। हाकम का हाकम कौन पता नहीं आज तक, हाकम का हाकम कौन पता नहीं आज तक। अंकिता भंडारी का हत्यारा में वीआईपी कौन आज तक नहीं पता। मनीष जी सुन लीजिए, मदरसों की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी है, इस पर भी बात कर लेंगे। थपलियाल जी को सुन लीजिए। मैडम तकलीफ है, ये खुद ही देखिए कैसे एक कम्युनिटी के मैडम जी थपलियाल जी कहिए। सुनीता जी, मनीष जी, भाजपा सुनीता जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज हमारे आप सुन लीजिए पहले, संस्कृत विद्यालयों की हालत है, उससे कभी ये वाकिफ हैं कि उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में कैसे लोग बच्चे जूझ रहे हैं,
और ये मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसों के हाईटेक की बात कर रहे हैं जो वेल ऑर्गेनाइज हैं। मदरसे भी उसी तरह से संचालित हो रहे हैं जिस तरह से हिंदू हमारे कम्युनिटी में संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब वो बच्चे जब वहां पे मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बताएं कि किस तरह से इन्होंने अपने संस्कृत विद्यालयों को हाईटेक किया और किस तरह से मदरसों को हाईटेक करने जा रहे हैं, ये बोलना चाहिए। ये नहीं कि सब योग्य हो रहा, सुशासन फलाना अलाना, वो तोते जैसी बातें न कह के हमें स्पष्ट रूप से बताइए। लेकिन थपलियाल जी, सवाल तो इस पर भी उठ रहा है, जो समाज कल्याण के मंत्री हैं चंदन रामदास जी ने, उन्होंने कहा है कि जो नियम है उनको ताक पर रखकर मदरसे चलाए जा रहे हैं, मदरसों को, ऐसे मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। जी ऐसा है कि वो ये बताएं कि कौन से नियम को ताक में रखा गया है जी, मतलब ये नहीं बताएंगे वो। इनका जो ढर्रा है बोलने का कि किस तरह जो मतलब जिस तरह से इनके पास पुलिस है, इनके पास पटवारी है, कानून को है, तहसीलदार है, ये सीधा सीधा मंत्री जी ठेकेदार बन जाता है और मूर्ख बनाता है प्रेस में बोलकर। वो जमीन में तो काम करते हुए दिख नहीं रहे, जब इनके डीएम इनका कहना नहीं मान रहे, जब इनके ये तो फेल्यूर है, सिस्टम फेल्यूर का सबसे बड़ा जो अगर कहीं उदाहरण है तो उत्तराखंड है। यहाँ कुछ रह नहीं गया है, ये डंडे के बल से हमें चुप कराना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हम बहुत दुखी हो गए इनके कुशासन से, इनके इस तरह से इन्होंने कर दिया है, उत्तराखंड का भट्टा बिठा दिया है पूरी तौर से। और जिस तरह से इन्होंने हमारे विद्यालयों में, आप हमारे स्कूलों को देखिए ना, ये क्या मदरसों को सुधारेंगे जब ये उत्तराखंड के नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूलों को नहीं सुधार पा रहे। शर्म आनी चाहिए इनको बोलने की कि हम हाईटेक बनाएंगे। क्या हाईटेक बनाओगे? अमरेंद्र जी, अमरेंद्र बिष्ट जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या फिर वाकई माना जाए कि ये मुद्दा है, या फिर वाकई सरकार चाहती है मदरसों को ठीक करना और हाईटेक बनाना? देखिए, मैं इस चर्चा के पहले चरण में ही इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि ये कोई मदरसों को हाईटेक बनाने का जो सरकार का जो बात हो रही है, पूरी तरीके से एक चुनावी और राजनीतिक जुमला है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, चूंकि सभी प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में तकरीबन मतलब 1800 स्कूल आज भी ऐसे हैं जिन विद्यालयों में, जो प्राइमरी स्कूल है, जिनमें आज भी पीने का पानी नहीं है। तकरीबन 4000 स्कूल ऐसे हैं उत्तराखंड के भीतर, प्राइमरी और जूनियर स्कूल जोड़ करके, जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ मदरसों को हाईटेक बनाने की आप बात कर रहे हैं जी। जो आपकी मुख्य धारा के स्कूल है उनमें तो मूलभूत सुविधाएं है नहीं जी। और जैसा सुनीता मैडम ने कहा कि एनईपी के माध्यम से हम इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक सवाल ये आता है कि अगर सरकार के अलावा भी प्राइवेट तौर पर कुछ लोग मदरसों को संचालित कर रहे हैं, कोई लोग मदरसों की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें सरकार को आपत्ति क्यों है? जिस तरीके से हम प्राइवेट स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं उस तरह से उनको भी चलने देने में सरकार को दिक्कत क्या है? इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू जो अभी उठाया गया कि उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालय, जो संस्कृत को तीसरी भाषा का दर्जा हमारे राज्य की सरकार दे रही है, तो आप ये वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है कि संस्कृत महाविद्यालय उत्तराखंड में जितने भी है उनकी बड़ी दुर्दशा है। वहाँ टीचरों की कमी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ मतलब ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विद्यालय संचालित हो रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे दौर में जब उत्तराखंड का नौजवान सड़क पर है अपने रोजगार को लेकर, ऐसे दौर में जब वो अपनी शिक्षा की बेहतरी के लिए सड़क पर है, उसके बावजूद आप भटकाने की तीसरी ही बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये मैसेज इस समाज को दे सके, उत्तराखंड के लोगों को दे सके, ताकि वो उस मैसेज में उलझ कर रह जाए, हमारा ये कहना है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त राजनीतिक मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो नौकरियां आपकी पार्टी के नेता जो पेपर लीक करके जो सत्यानाश यहाँ के नौजवान का कर दिया, उसको बचाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उत्तराखंड के नौजवान जो नौजवान बेरोजगार नेता, उनको आपने जेल में भेज दिया, लगातार आप जो है उनकी जमानत होने पर आपकी सरकार लगातार
अड़ंगा डाल रही है। आपकी सरकार कह रही है कि कुछ असामाजिक तत्व थे, तो सरकार क्या ये बताएगी कि क्या बॉबी पवार असामाजिक तत्व है? क्या उनके साथ जो अन्य 12 लोग जेल में गए, क्या वो असामाजिक तत्व थे? वो तो इस देश के इस प्रदेश के बेरोजगार मोर्चे के नेता जी सुनीता जी, और वो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। सुनीता जी, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, इन्होंने बॉबी पवार की बात की, जिन बच्चों के जो युवा साथी जिनकी जमानत नहीं हुई, उनका कोई परीक्षा नहीं थी। जिन बच्चों की परीक्षाएं थी उनको पुलिस प्रशासन ने बाकायदा वहां पे उनके सेंटर में छोड़ा है और उनको पेपर देने की अनुमति मिली है। और लगातार देखिए 1,03,000 बच्चों ने जो कल परसों जो परीक्षा हुई है उसको अटेंड किया है और परीक्षाएं हुई हैं। यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं जिसमें छात्रों की कमी थी वो मात्र 6.5% थी, जो अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, या कुछ बच्चे जो अपने गंतव्य पे जा नहीं पाए। अब ये जो पेपर लीक वाला मामला है, देखिए क्या होता है जब बहुत सारी चीजें, क्योंकि लगातार हम कांग्रेस के टाइम से 15 का घोटाला होगा, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की बात अगर देखा जाए, मदरसों की हालत पर हम बात कर रहे हैं, तो अभी जैसा कि ये कह रहे थे कि करीब 4,000 जो स्कूल हैं वो ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर नहीं है, तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए। अगर एक ही चीज़ को सरकार ने उठाया है और उस पर जोर दे रही है, मदरसों का भी जिक्र कर रही है, तो वो सार्वजनिक तौर पर हर एक क्षेत्र पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी, देखिए मुझे लगता है कि आपके जो हमारे यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं अमरिंदर बिष्ट जी, इन्होंने 4,000 का जो आंकड़ा दिया है वो एक बार दोबारा आंकड़ा दुरुस्त कर लें, क्योंकि इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि 4,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये इस तरीके के जो जब मैं आपको भेज दूंगा मैडम, मेरे को बताइए अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हम स्वयं एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। आपको तो ये भी जानकारी नहीं होगी कि आपके यहाँ 38 विधानसभाओं में आज भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। चलिए, हमें शायद ये जानकारी नहीं होगी। अभी आपने लॉकडाउन के दौरान भी देखा, पूरे कोरोना के दौरान भी देखा, हमने हर जनपद में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की अपना प्रयास किया है और हम सफल भी हुए हैं। आज जो कोरोना भारत से गया है ना, ये प्रदेशों में भ्रष्टाचार भी किया था, उसमें भ्रष्टाचार किया था, इसका श्रेय आप भी हुए थे। चलिए सुनीता जी, आपके पास आएंगे, हमारे पास जुड़े हुए हैं आदिल जी, मोहम्मद आदिल जी। आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए, जिस तरीके से मदरसों को हाईटेक करने की बात सरकार कर रही है, फिर आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या लगता है जांच की आंच किसी पर आ सकती है? किस किस पर आ सकती है? एक बात में से 2 बात सुनीता जी ने कही है जी। पहले तो मदरसों की बोल दिया, अवैध, अब मस्जिद बता दी। ये जो इतना बड़ा अल्पसंख्यक पे इन्होंने ठेस पहुंचाई है, इनसे उस बारे में पूछो, कुछ दिनों के बाद फिर इसे ही कहेंगे कि नहीं अवैध नहीं, अब तो सही है, अब इनकी मस्जिदों की कोई रणनीति लाएंगे। तो इसलिए जो है मैंने कहता हूँ सुनीता जी को ऐसा कोई अल्फाज ना बोले सुन लीजिए क्या बोला है। देखिए, जो मदरसे जिनमें गलत गतिविधियां हो रही हैं और जो मदरसों की बात के विपरीत बनाए गए हैं, उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए मंत्री जी ने कहा है। आप अपनी बात जबरदस्ती अपने यहाँ पे ना बोलिए, क्योंकि हम आदिल जी, मैं आपको बता दूं, जो सुनीता जी ने कहा था, उनका ये कहना था कि जो कोरोना काल में अवैध तरीके से जो मस्जिदें बनाई गई हैं उनका जिक्र किया था आदिल जी। साथ ही मेरा सवाल आपसे यही था कि आप लोग भाई समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? मदरसों को हाईटेक बनाया जा रहा है, समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? मस्जिदों में कोरोना में तो घर से भी नहीं, मस्जिदों में तो ताले लगा दिए गए थे, मस्जिदों में तो पढ़ने भी नहीं दिया गया था, मस्जिदों में गए थे। अच्छी शिक्षा मिलती है तो इनको क्यों तकलीफ है? इनके बच्चे नहीं पढ़ते वहां पर, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। और सिर्फ मुंह जुबान नहीं रहती है, देता कौन है? सिर्फ जुबान नहीं रहती है, सिर्फ जुबान नहीं, जुमलेबाजी रहती है और कुछ नहीं रहता। देता कौन है? दे तो सही, वेलकम, आपका स्वागत करते हैं, तो दे सही। सभी वर्गों का ध्यान माननीय मोदी जी ने रखा है।
हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम करती है। हमारी सरकार ये नहीं पूछती कि ये किस जाति का घर है। हमारी सरकार जब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास मिलते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि ये किसका घर है, किस कम्युनिटी का घर है, वाले का घर है। हमारी सरकार ये दोहरे चरित्र पे नहीं चलती। मदरसों में जो पढ़ते हैं सुनीता जी, स्कूलों में जो पढ़ते हैं, शिक्षा सभी को समान तरीके से मिलनी चाहिए, तभी शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो पाएगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी जुड़ी हुई चीज़ों को सरकार को अपने ध्यान में, अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी अहम मसले हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ शिवसेना के राज्य प्रमुख बैठे हुए हैं। गौरव कुमार जी, आपके पास आएंगे। क्या देखा जाए, इसको किस नजरिए से लिया जाए? क्या डिवाइडेशन की ये राजनीति है? बिल्कुल सोनी जी, ये बिल्कुल उसी तरीके से चीजें हैं। अभी आप देख रही हैं कि आदरणीय सुनीता जी जो है बैठी है, कितनी खूबसूरती से, कितनी खूब आपने सब लोगों के लिए किया, आपने पूरे देश के अंदर सिर्फ 2 लोगों के लिए किया। आपने मुद्रा का एकाधिकार करके सिर्फ 2 लोगों, सिर्फ अडानी और अंबानी को आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं देते मुख्य प्रधानमंत्री? शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जवाब क्यों नहीं दिया राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर? 2.5 घंटे आप बोले हो और पीछे से हुटिंग हो रही है अडानी अंबानी की। सिर्फ आपने किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, आपने सबका बेवकूफ बनाया है। मैं बीजेपी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हजारों स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, हजारों स्कूलों के अंदर पीने का पानी नहीं है। चलिए गौरव कुमार जी, वैसे सवाल मेरा ये नहीं था, जिस मसले पर आप पहुंच गए, समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले आखिर मदरसों की याद क्यों आई है सरकार को? और भी मसले थे, महज इसे मुद्दा माना जाए या वाकई मदरसों को हाईटेक करने का जिक्र जो सरकार कर रही है? इससे पहले भी जो बात कही थी, रिपोर्ट मांगी थी, तो क्यों नहीं रिपोर्ट मिली? और अगर रिपोर्ट जिला अधिकारियों द्वारा नहीं शासन स्तर पर गई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सवाल बड़ा है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।